नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सबलानिया सोनी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज के क्लास में अपन बात करते हैं ऑप्टिक्स के बारे में। देखिए दोस्तों, आज का अपना टॉपिक क्या है? ऑप्टिक्स, जिसे अपन क्या बोलते हैं? प्रकाशिकी। सबसे पहले अपन यदि बात करें प्रकाशिकी की, तो आपके पास एक शब्द आता है यहाँ पे, प्रकाश। क्या आ रहा है दोस्तों? प्रकाश। यदि अपन प्रकाश के बारे में एक नॉर्मल बात करते हैं तो प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है। क्या होती है दोस्तों? ऊर्जा होती है, और इस ऊर्जा को अपन प्रकाश ऊर्जा के नाम से जानते हैं। प्रकाश ऊर्जा के रूप में जानते हैं। अब यदि अपन बात कर रहे हैं इस प्रकाश ऊर्जा की, तो इस प्रकाश ऊर्जा का जो सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है उसका नाम क्या है दोस्तों? सूर्य। अर्थात अपन कह सकते हैं कि सूर्य प्रकाश ऊर्जा का एक प्राकृतिक स्रोत कहलाता है। इस सूर्य की यदि मैं बात करूं तो देखिए दोस्तों, एक तो होता है इसका अंदर का तापमान, एक तो होता है इसका अंदर का तापमान, और एक होता है इसके बाहर का तापमान। यदि मैं बात करूं इस अंदर वाले भाग की, तो देखिए दोस्तों, इस अंदर वाले भाग को अपन क्या बोलेंगे? इसे अपन बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं दोस्तों? कोर। जिसका तापमान अर्थात ऊर्जा के रूप में जिसका तापमान कितना होता है? तो इसका तापमान होता है 1.5 गुणा 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है दोस्तों? 1.5 गुणा 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। और यदि बात करें अपन इसके बाहरी की, अर्थात इस बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? तो इस बाहरी सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, और इस बाहरी सतह को क्या बोलते हैं दोस्तों? किरीट बोलते हैं। तो इतना अपन जान चुके हैं कि प्रकाशिकी में जो प्रकाश ऊर्जा है उसका प्राकृतिक और सबसे ज़्यादा जो स्रोत है, जिसके पास सबसे ज़्यादा ऊर्जा है, उसे अपन क्या बोलते हैं? सूर्य बोलते हैं। सूर्य के अंदर वाले पार्ट का जो तापमान है वो 1.5 गुणा 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि बाहर की ओर का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। इस सूर्य को अपन एक गैसीय गोला कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गैसीय गोला। गैसीय गोला। अब गैसीय गोला क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जिससे बना हुआ होता है वो सारी की सारी क्या होती है? गैस होती है, जिसमें हाइड्रोजन गैस की मैं बात करूं तो ये 71% पाई जाती है, और हीलियम गैस की यदि मैं बात करूं तो ये 26.5% पाई जाती है। अर्थात इन दोनों को मिलाकर के 97.5% जो मान बनता है वो केवल और केवल किससे मिलकर के बनता है? केवल और केवल गैसों से बनता है। और इसीलिए इस सूर्य को अपन क्या बोलते हैं? गैसीय गोला बोलते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? प्रकाश ऊर्जा पाई जाती है। आगे यदि अपन बात करें कि एक जो प्रकाश जो होता है वो एक प्रकार की क्या है, तो देखिए दोस्तों, प्रकाश जो होती है वो एक प्रकार की क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। अपन बात कर रहे हैं प्रकाश के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों की, जिसमें से प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है आपसे। इसके जो भी इम्पोर्टेंट भाग है, इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं, इसके संबंधित टॉपिक है, उसके बारे में अपन बाद में अध्ययन करेंगे। फिलहाल अपन अध्ययन कर रहे हैं कि इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उनके बारे में। यहाँ पे शब्द क्या आ रहा है आपके पास? विद्युत चुंबकीय तरंगे। किसे कहेंगे? वे तरंगे जिसमें विद्युत और चुंबक दोनों तरंगे क्या होती है? समाहित होती है। क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है। देखिए दोस्तों, तरंगे दो प्रकार की होती है। एक तो अपन कहेंगे यांत्रिक तरंगे, और एक होती है अयांत्रिक तरंगे। इसके अलावा एक तरंग और होती है जिसका नाम क्या कहलाएगा? विद्युत चुंबकीय तरंगे।
परिभाषा क्या हो जाएगी, वे तरंगे जिनको संचरित होने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसको अपन क्या बोलेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं। अर्थात इनके संचरण के लिए किसी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात अपन कह सकते हैं वे तरंगे जो निर्वात में भी गमन कर सकती है क्या कहलाती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है। सूर्य से चलकर के जो प्रकाश की तरंगे आती है, अपने को पता है कि सूर्य अंतरिक्ष में स्थित है, पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है। इससे चल करके सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी तक आता है तो अंतरिक्ष से होते हुए आता है, और अंतरिक्ष में किसी प्रकार का कोई माध्यम नहीं होता है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि अंतरिक्ष में निर्वात माध्यम रहता है। और सूर्य का जो प्रकाश है वो इस निर्वात माध्यम में से होते हुए कहाँ तक पहुँचता है दोस्तों, पृथ्वी तक पहुँचता है। और इस सूर्य का जो प्रकाश पहुंचता है उसे अपन क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसलिए सूर्य का प्रकाश एक कैसी तरंग हो गई, विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाती है। और इन विद्युत चुंबकीय तरंगों की यदि मैं बात करूं तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है इनकी प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। और इन विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ हो जाने के कारण अपन क्या कहेंगे कि प्रकाश की प्रकृति भी कैसी होती है दोस्तों, इस प्रकाश की प्रकृति भी कैसी हो जाएगी, अनुप्रस्थ हो जाती है। आपके पास प्रश्न आएगा डायरेक्ट कि प्रकाश की प्रकृति होती है, आपके पास ऑप्शन में मिल जाएगा अनुदैर्ध्य, ऑप्शन में मिल जाएगा अनुप्रस्थ, तो आपको क्या करना है, अनुप्रस्थ करना है दोस्तों। प्रकाश की कणीय प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। जो ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की मैं बात कर रहा हूँ, इन विद्युत चुंबकीय तरंगों की एक परास होती है, और उस परास का मान कितना होता है, इस परास का मान होता है 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक। अर्थात इसका एक परास मान होता है जिस रेंज में ये संचरित होती है, और उस परास का मान कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रम या 3900 एंगस्ट्रम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रम के मध्य। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की परास ये होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकाश तरंगे होती है, इसलिए अपन कह सकते हैं प्रकाश तरंगों की जो परास हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके पास एक शब्द आ रहा है ये एंगस्ट्रम। ये एंगस्ट्रम एक प्रकार की दूरी का मात्रक होता है, जहां एक मीटर बराबर कितने होते हैं, 10 की घात जिसका मान आपके पास कितना आ जाता है, 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 की घात -10 मीटर। ये इसका एक मान होता है कि 1 एंगस्ट्रम में 10 की घात -10 मीटर होते हैं, और ये मात्रक किसका होता है, दूरी का मात्रक होता है। और दूरी का मात्रक आपसे प्रश्न पूछ ले कि एंगस्ट्रम किसका मात्रक होगा, तो अपन क्या कहेंगे, एंगस्ट्रम दूरी का मात्रक होता है। आगे यदि अपन बात करें इसी प्रकाश तरंगों के बारे में, तो देखिए प्रकाश सूर्य से चल करके जो प्रकाश की किरण आती है, सूर्य से चल करके जो प्रकाश की किरण आती है, उस प्रकाश की उपस्थिति में, इस प्रकाश की उपस्थिति में अपने को क्या दिखाई देती है दोस्तों, इस प्रकाश की उपस्थिति में ही हमें वस्तुएं दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, वस्तुएं दिखाई देती है। तो देखिए दोस्तों, यहां से प्रकाश की उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई दे रही है, इसका मतलब दिखती है, और इसी कारण से इस प्रकाश को अपन कौन सा प्रकाश कहते हैं, दृश्य प्रकाश भी कहते हैं। अर्थात इसका नाम क्या हो जाएगा, दृश्य प्रकाश। अर्थात जो देखने योग्य प्रकाश होता है, जिससे अपने को वस्तुएं दिखाई देती है। नॉर्मली अपन देखते हैं रात में अंधेरा रहता है, अंधेरे में अपने को कोई वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, लेकिन जैसे ही अपन कृत्रिम स्रोत, किसी बल्ब, ट्यूबलाइट या फिर किसी टॉर्च को अपन ऑन करते हैं, तो आपको प्रत्येक अर्थात चारों ओर की वस्तुएं दिखना प्रारंभ हो जाती है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि अपने को जो वस्तुएं दिखाई देती है
वो केवल और केवल किसकी उपस्थिति में दिखाई देती है? प्रकाश की उपस्थिति में। और इस प्रकाश को अपन क्या बोलते हैं? दृश्य प्रकाश। आपको कंफ्यूजन करने के लिए थोड़ा सा प्रश्न को घुमा दे और पूछ ले कि दृश्य प्रकाश की परास कितनी होती है, तो देखिए दोस्तों, दृश्य प्रकाश की परास भी कितनी हो जाएगी? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। अपने को वस्तुएं किससे दिखाई दे रही है? आंखों से दिखाई दे रही है। अपने को वस्तुएं किससे दिखाई दे रही है दोस्तों? आंखों से दिखाई दे रही है। तो बताइए, इस आंख का जो प्रतिबिंब बनेगा, इस आंख का जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा कहां पर? रेटिना पर। कहां पर बनता है दोस्तों? रेटिना पर। अर्थात आंख के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है या हमें जो वस्तुएं दिखाई देती है उसका प्रतिबिंब आंख के कौन से भाग में पड़ता है, तो अपन क्या बोलेंगे कि आंख का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनता है दोस्तों? रेटिना पर बनता है। बात करें अपन प्रकाश के वेग की, प्रकाश के वेग की, तो देखिए दोस्तों, प्रकाश का जो वेग होता है, प्रकाश का जो वेग होता है, इसकी सर्वप्रथम गणना करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? रोमर। कौन थे दोस्तों? रोमर। प्रकाश के वेग की सर्वप्रथम गणना करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? रोमर। और इन्होंने क्या बताया कि प्रकाश का जो वेग होता है, प्रकाश जो होता है वो निर्वात में भी गमन कर सकता है, और निर्वात में इसका वेग का मान कितना हो जाएगा? 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो अगला प्रश्न यहां से यह बन जाता है कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो देखिए दोस्तों, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होगा? 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और साथ में ये क्या होता है? अधिकतम वेग होता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है वो कैसा होता है? अधिकतम वेग होता है। आपके पास यदि 4 प्रकार का मान आ जाए, एक तो है निर्वात, एक तो है निर्वात माध्यम, एक है गैसीय माध्यम, एक है द्रव्य माध्यम और एक है ठोस माध्यम। तो देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा अधिकतम वेग में किसका बता रहा हूं? निर्वात में। अर्थात सबसे ज्यादा वेग प्रकाश का कहां पर होता है? निर्वात माध्यम में। उसके बाद गैस में, उसके बाद द्रव में, और लास्ट में कैसा होता है? ठोस में। तो ये हो जाएगा प्रकाश के वेग का घटता क्रम। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रकाश के वेग का घटता क्रम। अगला प्रश्न यहां से यह बन जाता है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होगा? तो देखिए दोस्तों, जब अधिकतम निर्वात में बन रहा है तो न्यूनतम कहां पर हो जाएगा? ठोसों में। पूछ ले कि ठोसों में इसका न्यूनतम वेग कितना होता है? तो देखिए दोस्तों, ठोस वस्तु की यदि मैं बात करूं और वस्तु ले लूं यहां पे कांच, वस्तु क्या ले लूं? कांच। तो कांच में इसका वेग जो होता है वो होता है 2 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और मैं बात करूं यदि द्रव्य की, बात किसकी करूं? द्रव्य की। और माध्यम क्या ले रहा हूं यहाँ पे? जल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो इसका माध्यम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2.25 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सबसे ज्यादा कहां पे आ रहा है? निर्वात में, 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद आ रहा है जल में 2.25 गुणा 10⁸, और लास्ट में किसका आ रहा है? कांच में, अर्थात ठोस पदार्थ में 2 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अर्थात अपन कह सकते हैं कि ये जो माध्यम का जो घटता क्रम है वो प्रकाश के माध्यम में सबसे अधिक निर्वात में गमन करता है तथा सबसे कम ठोस माध्यम में गमन करता है। आगे यदि अपन बात करें कि जब सूर्य का प्रकाश सूर्य से चल करके पृथ्वी पर आता है, अर्थात सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय
देखिए दोस्तों, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय। तो आप सबको पता है कि पृथ्वी की जो स्थिति है वो इस प्रकार से होती है, अर्थात जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो इस पथ को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, दीर्घवृत्ताकार। क्या बोलते हैं दोस्तों, दीर्घवृत्ताकार पथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दीर्घवृत्ताकार। तो अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो डिस्टेंस होती है वो ज़्यादा होती है और यहाँ पे जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है दोस्तों, कम होती है। तो देखो यहाँ पे जब सूर्य होगा और पृथ्वी जब मान लेते हैं कि यहाँ पर है, तो अपन क्या कहेंगे कि यहाँ से सूर्य का प्रकाश डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण टाइम भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगली स्थिति में यदि पृथ्वी को अपन यहाँ पे लेके आ जाते हैं तो डिस्टेंस कम होने के कारण समय भी क्या लगता है, कम लगता है। तो देखिए दोस्तों, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में एक तो लगता है 8 मिनट 22 सेकंड, जो कहाँ की स्थिति होती है, यहाँ की। और एक इसमें समय कितना लगेगा, 8 मिनट 16 सेकंड। ये स्थिति होती है इसकी यहाँ पे। और ये भी सही है और ये भी सही है। और एग्जाम में यदि दोनों आ जाए और एक आपके पास ऑप्शन और आ जाए 8 मिनट 19 सेकंड, तो देखिए दोस्तों ये आपको ऑप्शन सही करना है। क्यों करना है, क्योंकि 8 मिनट 19 सेकंड जो होता है वो इन दोनों का क्या होता है, औसत होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 22 + 16/2 मान आ जाएगा 38/2, अर्थात कितना हो जाएगा, 19। तो यदि एग्जाम में आपके पास इस प्रकार का प्रश्न आता है तो दोस्तों आपको क्या करना है, 8 मिनट 22 सेकंड भी सही है, 8 मिनट 16 सेकंड भी सही है और 8 मिनट 19 सेकंड भी सही है। यदि ऑप्शन में तीनों आ जाते हैं तो आपको क्या करना है, 8 मिनट 16 सेकंड, सॉरी 8 मिनट 19 सेकंड करने हैं। आगे अपन बात करते हैं चंद्रमा की। आगे अपन बात करते हैं चंद्रमा की। तो आप सबको पता है कि चंद्रमा जो होता है वो केवल और केवल सूर्य के प्रकाश से चमकता है। अर्थात जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक जाता है, जैसे यदि मैं 3 स्थितियां बनाता हूं कि ये एक प्रकार का क्या है, सूर्य है, ये चंद्रमा है और ये क्या है, पृथ्वी है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे जाएगा और इधर से किस पे आ रहा है, पृथ्वी पे भी आ रहा है। ये चंद्रमा पे जा रहा है और ये किस पे आ रहा है, पृथ्वी पे। तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे जाएगा, ये इस प्रकाश को परावर्तित करके कहां पर भेज देगा, पृथ्वी तक भेज देगा। क्यों भेज देगा, क्योंकि पृथ्वी का चंद्रमा क्या होता है, उपग्रह होता है जो इसके चारों ओर क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। अर्थात इस चंद्रमा के लिए ये जो सूर्य का प्रकाश हो गया, ये प्रकाश क्या कहलाएगा, अपन कहेंगे इसे, ये क्या कहलाएगा, परावर्तित प्रकाश। क्या कहलाएगा दोस्तों, परावर्तित प्रकाश। और इस स्थिति में आपके पास प्रश्न ये बन जाता है कि चंद्रमा द्वारा सूर्य का परावर्तित प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगेगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, पृथ्वी तक चंद्रमा के द्वारा परावर्तित प्रकाश आने में कितना समय लगता है, 1.28 सेकंड। कितना मान हो जाएगा दोस्तों, 1.28 सेकंड। और ये मान कौन सा मान होता है, जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पहुंचता है और चंद्रमा के द्वारा इसी प्रकाश को क्या कर दिया जाता है, परावर्तित कर दिया जाता है। तो परावर्तित प्रकाश कितने समय में पृथ्वी तक पहुंचेगा, 1.28 सेकंड पे। इस प्रकाश के बारे में कि प्रकाश जो होता है वो कण के रूप में पाया जाता है। और इस कण के रूप में बताने वाले वैज्ञानिक, अर्थात सर्वप्रथम प्रकाश को कण के रूप में बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे, न्यूटन थे। और इन्होंने इससे संबंधित एक नियम दिया जिसे अपन क्या बोलते हैं, न्यूटन का कणिका मॉडल। क्या बोलते हैं दोस्तों, न्यूटन का कणिका मॉडल।
और ये कणिका मॉडल बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो सर्वप्रथम वैज्ञानिक कौन थे? न्यूटन। और इसलिए इसे क्या बोला जाता है? न्यूटन का कणिका मॉडल। इसने क्या बताया कि प्रकाश जो होता है वो कण के रूप में पाया जाता है, और कण के रूप में पाए जाने के कारण इसे अपन क्या बोलते हैं? कणिका मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कणिका मॉडल बोलते हैं। और ये जो न्यूटन का कणिका मॉडल होता है, ये कणिका मॉडल विद्युत प्रभाव को समझाने में क्या रहता है? सफल रहता है। विद्युत प्रकाश प्रभाव। ये जो न्यूटन का कणिका मॉडल होता है, ये विद्युत प्रकाश प्रभाव को समझाने में क्या रहता है? सफल रहता है। अर्थात जब तक न्यूटन ने बताया कि प्रकाश की प्रकृति किस रूप में पाई जाती है, तो अपन बोल देंगे यहाँ पे कण के रूप में पाई जाती है। लेकिन न्यूटन के थोड़े दिनों बाद एक वैज्ञानिक और होते हैं, और इन वैज्ञानिक का नाम क्या आता है? हाइगेंस। क्या आता है दोस्तों? हाइगेंस। और हाइगेंस ने क्या बताया कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो कण के रूप में नहीं रहती है। प्रकाश की जो प्रकृति आती है वो किस रूप में आती है? तरंग के रूप में। किस रूप में आती है दोस्तों? तरंग के रूप में। और हाइगेंस ने प्रकाश की तरंगीय प्रकृति की परिकल्पना पर परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, इन आदि घटनाओं को आसानी से समझा दिया। अर्थात जो न्यूटन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रकाश को किस रूप में बताया था? कण के रूप में बताया था। ये केवल और केवल परावर्तन और अपवर्तन, इन दो घटनाओं को समझा सका था। बाकी व्यतिकरण और विवर्तन के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? हाइगेंस थे। और इसलिए अब प्रकाश की इस प्रकृति को कौन सी प्रकृति कहा जाने लगा? तरंगीय प्रकृति। कुछ दिनों बाद में एक वैज्ञानिक और हुए जिनका नाम क्या है? डी ब्रोगली। क्या है दोस्तों? डी ब्रोगली। और ये जो डी ब्रोगली थे, इन्होंने क्या बताया कि प्रकाश की प्रकृति दो प्रकार की हो गई। कैसे हो गई? जब पहले न्यूटन आए तो इन्होंने इसको किस रूप में बताया? कण के रूप में। किस रूप में बताया दोस्तों? कण के रूप में। इसके बाद हाइगेंस आ गए और हाइगेंस ने इसी को किस रूप में बता दिया? तरंग के रूप में। तरंग के रूप में। और इस अनुरूप प्रकाश की जो प्रकृति हो गई, वो प्रकृति किस रूप में हो गई? दो के रूप में। एक तो कण के रूप में और दूसरा हो गया तरंग के रूप में। और इसी कारण से ये प्रकाश की कौन सी प्रकृति हो गई दोस्तों? दोहरी प्रकृति, जिसे अपन क्या बोलते हैं? द्वैत प्रकृति। प्रश्न यदि आपके पास इस प्रकार से आ जाए कि प्रकाश की दोहरी प्रकृति बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो आपको क्या करना है दोस्तों? डी ब्रोगली। आपके पास प्रश्न यह आ जाए कि प्रकाश की तरंग प्रकृति बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो आपको क्या करना है? हाइगेंस। और यदि प्रश्न आपके पास यह आ जाए कि प्रकाश की कणीय प्रकृति बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो आपको क्या करना है? न्यूटन। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपके पास तीन प्रकार के प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास ये बनता है कि प्रकाश की कणीय प्रकृति कौन सी होती है, जो न्यूटन ने बताई। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि तरंग के रूप में, जो हाइगेंस ने बताई। और तीसरा आपके पास ये बनता है इन दोनों के रूप में, अर्थात जिसे दोहरी या फिर अपन क्या बोलते हैं? द्वैत प्रकृति बोलते हैं, जो किसने बताई थी? डी ब्रोगली ने बताई थी। और इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि प्रकाश से संबंधित जो भी घटनाएं हैं वो कण के रूप में, तरंग के रूप में, अर्थात दोनों रूप में पाई जाती है। इसके बाद न्यूटन ने एक घटना के बारे में और बताया। क्या बताया भाई? न्यूटन ने बताया कि जो प्रकाश होता है, वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है।
कितने रंगों में विभक्त हो जाता है दोस्तों? 7 रंगों में, और जिनका क्रम क्या रहता है इस प्रकार से, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये इनका क्या रहता है? क्रम रहता है। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। यहां पे दोस्तों आपको ध्यान में रखने की बात यह है कि यदि मैं इस क्रम की बात करूं तो यहां पर मध्य का रंग क्या आ रहा है दोस्तों? हरा रंग आ रहा है। लेकिन यदि एग्जाम में आपके पास प्रश्न आ जाए कि प्रकाश के जो क्रम होता है उसका मध्य का रंग कौन सा है, तो आपको मध्य का रंग क्या करना है? आपको मध्य का रंग करना है पीला। क्या करना है दोस्तों? पीला। क्यों करना है? क्योंकि पीले रंग की जो तरंग दैर्ध्य का मान होता है वो हरे रंग से क्या रहता है? ज्यादा रहता है, और इसी कारण से मध्य का रंग कौन सा रंग माना जाता है? पीला रंग माना जाता है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी क्रम इनका यही रहेगा, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। और मैंने आपको पहले बता दिया कि इनका जो क्रम होता है वो किस मान के ऊपर डिपेंड करता है? तरंग दैर्ध्य के मान पे, तरंग दैर्ध्य के मान पे। और तरंग दैर्ध्य के मान की मैं बात करूं तो पीले रंग की तरंग दैर्ध्य हरे रंग की तरंग दैर्ध्य से क्या होती है? ज्यादा होती है। अब यदि मैं बात करूं इसके बारे में कि इन रंगों में जो प्राथमिक रंग होते हैं, इन रंगों में जो प्राथमिक रंग होते हैं वो प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो देखिए दोस्तों, प्राथमिक रंग आपके पास हो जाएंगे, एक तो होता है लाल। क्या होता है? लाल। एक होता है हरा और एक होता है नीला। अक्सर बार एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है कि निम्न में से प्राथमिक रंग कौन से हैं। 2 तो आपको इनमें से दे देगा और एक आपको अलग से दे देगा। और आपको ध्यान में रखना है कि जो प्राथमिक रंग होते हैं वो कौन से होते हैं? लाल, हरा और नीला, RGB। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, लाल, हरा और नीला। अब देखिए दोस्तों, इसमें से प्रश्न क्या बनता है कि आपके पास यदि रंगीन टेलीविजन, इसकी बात करें अपन, रंगीन टेलीविजन की प्रश्न आ जाए इस प्रकार से कि रंगीन टेलीविजन में किन प्राथमिक रंगों का उपयोग किया जाता है, तो देखिए दोस्तों, रंगीन टेलीविजन में इन्हीं 3 रंगों का प्रयोग किया जाता है, लाल रंग का, हरे रंग का और किसका? नीले रंग का। तो ये किस में होते हैं? रंगीन टेलीविजन में। और इन्हीं रंगों को क्या बोला जाता है? प्राथमिक रंग बोला जाता है। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है? प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है। और यह ऊर्जा जो होती है इसका असीमित भंडार क्या कहलाएगा? असीमित भंडार क्या होता है दोस्तों? सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य होता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ये मैंने आपको बता रखा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है? जो निर्वात में भी गमन कर सके उसे अपन क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं। और इसकी तरंग दैर्ध्य का मान कितना होता है दोस्तों? 3900 एंगस्ट्रम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रम तक होता है। और इसे अपन क्या बोलते हैं? दृश्य प्रकाश भी बोल सकते हैं, दृश्य प्रकाश भी बोल सकते हैं। ये इसकी किसका मान होता है? परास का मान होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। और अपन क्या जानते हैं कि प्रकाश भी एक प्रकार की क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। इस कारण से इसकी प्रकृति भी कैसी हो जाएगी? अनुप्रस्थ हो जाती है। हमें वस्तुएं प्रकाश की उपस्थिति में ही दिखाई देती है। मैंने आपको अभी बताया कि रात को अंधेरे के टाइम में यदि अपन किसी वस्तु को देखते हैं तो वो वस्तुएं अपने को दिखाई नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? क्योंकि वहां पर अंधेरा रहता है, प्रकाश की अनुपस्थिति रहती है। लेकिन जैसे ही अपन प्रकाश को ऑन करते हैं आपको प्रत्येक वस्तुएं क्या हो जाती है? दिखाई देनी प्रारंभ हो जाती है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि हमें वस्तुएं जो होती है वो प्रकाश की उपस्थिति में ही दिखाई देती है।
आंख का जो प्रतिबिंब होता है वो कहां पर बनता है दोस्तों? रेटिना पर बनता है। आंख का प्रतिबिंब जो होता है वो किस पर बनता है? रेटिना पर बनता है। और इस प्रकाश के वेग की सर्वप्रथम गणना करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? रोमर थे। और इन्होंने क्या बताया कि निर्वात में इसका जो वेग होता है वो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये इसका क्या होता है? मान होता है। अगला यदि मैं बात करूं, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है दोस्तों? 8 मिनट 16 सेकंड। इसके साथ ही यदि अपन ऐसा कहें यहाँ पे 8 मिनट 22 सेकंड, ये भी सही है। और बात करें अपन 8 मिनट और 19 सेकंड की, ये भी आपके पास क्या है? सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये इसकी होती है लघु स्थिति, इसे कहते हैं दीर्घ स्थिति। और इन दोनों का जो औसत होता है वो मान कितना आ जाएगा? 19 सेकंड का। चंद्रमा का परावर्तित प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 1.28 सेकंड का समय लगता है दोस्तों। यहां पे ध्यान रखने की बात यह है कि यहां पे 1.28 मिनट नहीं है, क्या दिया हुआ है? सेकंड दिया हुआ है। जबकि यहां पे मैं क्या बता रहा हूं? 8 मिनट बता रहा हूं। सर्वप्रथम प्रकाश की प्रकृति को कणीय प्रकृति बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? कणीय प्रकृति बताने वाले वैज्ञानिक न्यूटन थे। और इस न्यूटन को इसका कौन सा मॉडल कहा जाता है? कणिका मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल को कौन सा मॉडल कहा जाएगा? कणिका मॉडल कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जो ये कणिका मॉडल है, इसका मतलब न्यूटन ने इसको कण के रूप में बताया, अर्थात कण के रूप में सर्वप्रथम बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? न्यूटन थे। और इससे प्रकाश विद्युत प्रभाव को क्या किया जाता है? परिभाषित किया जाता है। इसके बाद अगले वैज्ञानिक आए आपके पास हाइगेंस। और हाइगेंस ने इसकी कणीय प्रकृति न बताते हुए इसकी कौन सी प्रकृति बताई? इसकी प्रकृति बताई तरंगीय। अर्थात हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो कौन सी होती है? तरंगीय होती है। और तरंगीय होने के साथ ही इसने किन किन चीजों की और व्याख्या की? परावर्तन की, अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, इन सभी को समझाने में सफल रहा कौन? हाइगेंस। और इसे अपन हाइगेंस का कौन सा सिद्धांत बोलते हैं? तरंग सिद्धांत बोलते हैं। इन दोनों के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि प्रकाश की जो प्रकृति है वो कण के रूप में है। आगे मैंने बताया कि प्रकाश की प्रकृति है वो तरंग के रूप में है। लेकिन प्रकाश की प्रकृति दोनों रूप में, अर्थात प्रकाश की प्रकृति दोहरी, या अपन कह सकते हैं कि प्रकाश की प्रकृति जो द्वैत होती है वो एक तो किसमें? कण के रूप में, और एक किसमें? तरंग के रूप में। ये दोनों बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो आपके पास कौन थे? डी ब्रोगली थे। अर्थात प्रकाश की इन दोनों तरंगों के बारे में, एक कण के रूप में और एक तरंग के रूप में, इन दोनों प्रकृति के बताने वाले, दोनों के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? डी ब्रोगली थे। अगला बिंदु आता है आपके पास प्रकाश का फोटोन सिद्धांत। प्रकाश का फोटोन सिद्धांत। प्रकाश के फोटोन सिद्धांत के बारे में जो बताने वाले वैज्ञानिक है उनका नाम क्या है? आइंस्टीन। क्या है दोस्तों? आइंस्टीन। प्रकाश के फोटोन सिद्धांत के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? आइंस्टीन थे। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो प्रकाश है वो छोटे छोटे बंडल्स या अपन कहे पैकेट्स के रूप में पाया जाता है। अर्थात आइंस्टीन ने क्या बताया कि जो प्रकाश होता है वो छोटे छोटे बंडल या फिर अपन कहे पैकेट के रूप में पाए जाते हैं। इसे अपन क्या बोलते हैं? प्रकाश का फोटोन सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रकाश का फोटोन सिद्धांत बोलते हैं। अपन बात कर रहे थे तरंग की। अपन बात किसकी कर रहे थे? तरंग की। और इस तरंग से संबंधित कुछ परिभाषाएं आती है। इस तरंग से संबंधित कुछ परिभाषाएं आती है। जैसे पहली यदि मैं बात करूं आवर्ती की, अगली आती है आवर्तकाल,
आगे आती है तरंग दैर्ध्य। तो देखिए दोस्तों ये होते क्या है, जैसे यदि मैं एक तरंग की बात करूं इस प्रकार से, ये आपके पास एक तरंग है जो इस ए वाले बिंदु से प्रारंभ होकर के इस ओ से पहुंच करके कौन से वाले बिंदु तक पहुंचती है, बी बिंदु तक पहुंचती है। तो यदि मैं बात करूं इस तरंग की, तो देखिए दोस्तों यहां से प्रारंभ होकर के जैसे ही ये यहां से होकर होते हुए इस बी बिंदु तक पहुंचती है, इसने कितनी तरंग, एक तरंग क्या कर ली, पूर्ण कर ली। जैसे ही यह आगे और ज्यादा बढ़कर के एक अन्य बिंदु से होते हुए आगे की ओर बढ़ती है, तो ये इसकी कौन सी तरंग बन जाएगी, दूसरी तरंग बन जाती है। तो सबसे पहले मैं बात करूं इनकी आवर्ती की, तो यदि इस तरंग में कुल कितनी बार आवर्ती हो रही है, अर्थात इसके चक्रों की कुल संख्या क्या कहलाती है, आवर्ती कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, आवर्ती। इसे न्यू से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है दोस्तों, न्यू से। अर्थात आवर्ती किसे कहेंगे, इन चक्रों की कुल संख्या क्या कहलाती है, आवर्ती कहलाती है। क्या कहलाती है, चक्रों की कुल संख्या, चक्रों की कुल संख्या क्या कहलाएगी दोस्तों, आवर्ती कहलाती है। बात करें आवर्तकाल की, इसे लिखा जाता है टी से। आवर्तकाल एक प्रकार का समय होता है। आवर्तकाल क्या होता है, एक प्रकार का समय होता है, और एक चक्कर में लगा समय, तरंग की एक चक्कर में लगा समय ही क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, आवर्तकाल कहलाता है। और बात करें अपन तरंग दैर्ध्य की, तो तरंग दैर्ध्य को लिखा जाता है लैम्डा से। इस प्रतीक को क्या बोला जाता है दोस्तों, लैम्डा। और जो लैम्डा होता है वो दूरी का क्या होता है, एक मात्रक होता है। दूरी का क्या होता है, एक मात्रक होता है। और किसे कहेंगे अपन तरंग दैर्ध्य, किसी तरंग के द्वारा एक चक्कर में तय की गई कुल लंबाई क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। जैसे यदि मैं बात करूं, देखो दोस्तों इस बिंदु से इस तरंग ने चलना प्रारंभ किया था, और ये तरंग पूरी कहां पे होती है, इस वाले बिंदु तक। अर्थात यहां से होते हुए यहां तक की जो टोटल दूरी है वो दूरी क्या कहलाएगी, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। या यदि मैं बात करूं कि इस वाले बिंदु से लेकर के इस वाले बिंदु तक की, क्यों दोस्तों, क्योंकि यहां पे जितना मान है वो मान मैंने कहां पे ले लिया, आगे की ओर ले लिया। या मैं बात करूं इस वाले बिंदु से लेकर के इस वाले बिंदु तक की, क्यों, क्योंकि यहां पे देखो दोस्तों यहां से लेके यहां तक की दूरी हो गई है, और इसके आगे वाली जो दूरी आएगी वो दूरी मैं उठा करके यदि यहां पे रख देता हूं, तो देखिए दोस्तों इन ऊपर वाले बिंदु को क्या बोला जाता है, इन ऊपर वाले बिंदु को बोला जाता है सरंग। क्या बोला जाता है दोस्तों, सरंग। और इन नीचे वाले बिंदु को क्या बोला जाता है, गर्त। क्या बोला जाता है, गर्त। तो तरंग दैर्ध्य की एक नई परिभाषा क्या बन जाएगी, दो लगातार सरंगों या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। देखिए दोस्तों यहां से लेकर के जैसे ही दूसरा सरंग आएगा यहां तक, तो ये सारी की सारी दूरी क्या कहलाई, तरंग दैर्ध्य कहलाई। क्यों, क्योंकि चाहे आप ये वाला मान उठा करके यहाँ पे रख देते तो आपके पास यही एक तरंग वापस बन जाती है। और इस प्रकार की अपन क्या इस प्रकार की इस दूरी के मान को अपन क्या बोलेंगे, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। आगे मैं बात करूं इनके मात्रकों की, जैसे पहला मैंने आपको क्या बताया, आवर्ती। पहले मैंने क्या बताया आपको, आवर्ती। तो देखिए मैंने आपको पिछली क्लासों में बता रखा है कि भौतिक विज्ञान में जो वैज्ञानिक जिस चीज की खोज करता है उसी के अकॉर्डिंग उसका ऐसा ही मात्रक होता है। तो इस आवर्ती के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे, हर्ट्ज थे। कौन थे दोस्तों, हर्ट्ज। अर्थात अपन कह सकते हैं कि आवर्ती का जो मात्रक होता है वो क्या हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा।
आवर्ती का जो SI मात्रक है वो क्या हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा। और यदि मैं दूसरे मात्रक की बात करूं तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि कुल जो चक्कर होते हैं उन चक्रों को ही क्या बोला जाता है, आवर्ती बोला जाता है। अर्थात इसका जो दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा, चक्कर प्रति सेकंड। एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की कुल संख्या क्या कहलाती है, आवर्ती कहलाती है। अर्थात इसका दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा, चक्कर प्रति सेकंड। चक्कर प्रति सेकंड। दूसरी मैं बात करूं आवर्तकाल की, दूसरी में बात करूं आवर्तकाल की, तो आवर्तकाल को अपन किससे लिखते हैं, T से। और मैंने आपको बताया कि एक चक्कर में लगने वाला समय, अर्थात एक प्रकार का आवर्तकाल क्या है, समय है। और समय का मात्रक अपन जानते हैं क्या होता है दोस्तों, सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। आगे अपन बात करें तरंग दैर्ध्य की, तरंग दैर्ध्य को लिखा जाता है लैम्डा से। तरंग दैर्ध्य को किससे लिखा जाता है, लैम्डा से। और मैंने आपको बता रखा है कि तरंग दैर्ध्य क्या है, लगातार दो सुरंगों या दो ग्रतों के बीच की कुल दूरी क्या कहलाएगी, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। अर्थात दूसरी परिभाषा हो जाएगी कि एक तरंग के द्वारा तय की गई कुल लंबाई क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। इसका मतलब ये क्या है, एक प्रकार की लंबाई है। और लंबाई होने के कारण इसका मात्रक क्या बन जाएगा, मीटर। और अत्यंत छोटी लंबाई होने के कारण इसका एक अन्य मात्रक क्या है, एंगस्ट्रम। क्या हो जाएगा दोस्तों, एंगस्ट्रम। जहां पे एक एंगस्ट्रम का मान हो जाएगा 10 की घात माइनस की 10 मीटर। एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है दोस्तों, 10 की घात माइनस की 10 मीटर। आगे यदि अपन बात करें इस आवर्ती और आवर्तकाल में संबंध, आवर्ती व आवर्तकाल में संबंध, आवर्ती व आवर्तकाल में संबंध। देखिए दोस्तों, आवर्ती मैंने आपको बताई न्यू, आवर्ती का मान क्या होता है, न्यू। इसका मान होता है आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात 1/T, या अपन कहे आवर्ती समानुपाती 1/आवर्तकाल। आवर्तकाल ये मान किसका हो जाएगा, आवर्ती और आवर्तकाल के मध्य संबंध का। जैसे ही अपन यहां पर इस समानुपाती को हटाएंगे और एक नियतांक आ जाएगा और वो मान क्या आ जाएगा, आवर्ती न्यू बराबर प्रकाश का वेग बटे आवर्तकाल। और ये प्रकाश का वेग कितना होता है, c। और इस प्रकाश के वेग के मान को अपन जानते हैं, c बराबर 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है दोस्तों, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। और ये वाला जो मान होता है वो किसका मान होता है, आवर्ती व आवर्तकाल के मध्य संबंध। ये आपको बताता है आवर्ती और आवर्तकाल के मध्य संबंध। आगे की क्लासों में अपन पढ़ेंगे कि इस प्रकाश से संबंधित जो भी घटनाएं हैं, जैसे यदि अपन बात करें प्रकाश के परावर्तन की, प्रकाश के अपवर्तन की, प्रकाश के प्रकीर्णन की, व्यतिकरण की, ये सभी बातें अपन अपनी आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे।